Hi everybody, a very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law classes. So guys, if you are preparing for CLAT PG 2024, so this video it is going to be very helpful for all of those because इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सैम्पल पेपर जो अभी रिलीज किया है CLAT PG में एंड इट इज कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस. तो वही आपका सेम पैटर्न है, पैरा लिया गया है एंड देन दे आर आस्किंग दी क्वेश्चंस. Just because questions they are from the criminal law only, so that is how I am getting the opportunity to discuss this paper. Let's start with the discussion. So इधर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का जो पैरा पूछा गया है वो अटैच कर दिया है एंड हेयर देयर आर दी आंसर्स. सो आज हम इसमें वीडियो में एनालाइज करेंगे कि क्या कुछ चेंज है, क्योंकि सैम्पल पेपर पे थोड़ा सा बेस्ड होता है कि आपका पेपर कैसे आने वाला है. सो लेट्स एनालाइज द पेपर टुगेदर. So the paragraph it has been taken from Selvi versus State of Karnataka 2010. So आपको पता ही होगा सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट. ये काफी लैंडमार्क जजमेंट है. अदर थिंग इफ यू नोट गाइस, ये जो आपने पैरा लिया है, मतलब क्लाट पीजी ने ये जो पैरा दिया है सेल्वी जजमेंट से, इसमें इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज इन्वॉल्व, issue of evidence law is involved, plus issue of criminal law is also involved. मतलब आपको क्या करना है, whenever you are reading any particular thing, so there has to be interlinking. आपको पता चलेगा कि interlinking का क्या benefit होता है. so इसमें सारे ही laws की बात की है. पहले थोड़ा सा पैरा को पढ़ते हैं बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन सिर्फ जजमेंट से लिया गया है, क्या हमें इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग की भी रिक्वायरमेंट है. सो ऑल दोस पॉइंट्स हम एनालाइज करते हुए चलेंगे पेपर के पैटर्न को. सो इट सेज, सो फार एज द जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग of privacy in our country has mostly stressed on the protection of the body and physical spaces from intrusive actions by the state. अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो ये यही कहता है कि अ पर्सन ही शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंट्रूजन्स, इधर इट इज बाय द स्टेट और अदर इंडिविजुअल्स, कि हमारा एक प्राइवेट स्पेस होना चाहिए. while the scheme of CRPC as well as the evidence law, it mandates interference with physical privacy through statutory provisions that enable arrest, detention, search and seizure. फिर यहाँ कहा जा रहा है कि स्टिल हमारे CRPC में एंड एविडेंस लॉ में स्टिल देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस प्राइवेसी में क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कर सकते हैं. नाउ व्हाई वी आर अलाउइंग द इंटरफेरेंस, बिकॉज क्रिमिनल लॉ का क्या पर्पस है कि हम क्राइम को डिटेक्ट कर पाए और सोसाइटी में जस्टिस ला पाए. अगर क्राइम होता है कोई सोसाइटी में, सोशल सोलिडारिटी इज द गोल ऑफ क्रिमिनल लॉ, तो उसको करने के लिए हम कुछ इंट्रूजन्स को अलाउ करते हैं बाय वेरियस प्रोविजंस जस्ट लाइक अरेस्ट एक्सेट्रा. अगर आपने मेरे वीडियोस पहले के देखे होंगे तो मैंने आपको ये भी बताया था डीएनए सैम्पलिंग एक्सेट्रा, इसका भी काफी बार चैलेंज हुआ. देन आई टोल्ड यू वन जजमेंट दैट इज काठी कालू ओगात. उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो डीएनए होता है, फिंगरप्रिंटिंग होती, फिंगरप्रिंट जो भी टेस्टिंग होती है, एवरीथिंग इज अलाउड. वो अलाउड होते हैं बिकॉज इट इज नॉट अमाउंटिंग टू पर्सनल टेस्टिमनी, क्योंकि जो आपकी टेस्टिमनी होती है वो क्या होती है, दैट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड. और यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है, बिकॉज हमारा एक आर्टिकल इन्वॉल्व हो रहा है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि प्रोहिबिट करता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. तो थोड़ा सा आइडिया लेते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हैं. The theory of interrelationship of rights mandates that the right against self-incrimination should also be read as a component of personal liberty. कि ये जो हमारा right है self incrimination का, उसको हम किस में पढ़ें, within the scope of personal liberty under article 21. तो guys just because they are mentioning 21, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि प्राइवेसी का इशू तो आने ही वाला है, हमारी जजमेंट में प्राइवेसी का इशू आएगा. अब हमारे लिए दो आर्टिकल्स हो गए हैं. कौन कौन से आर्टिकल हो गए, 23 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ it says, hence our understanding of the right of privacy should account for its intersection with article 23. So now they are relating article 21 with article 20 clause 3. Furthermore,
द रूल अगेंस्ट इनवॉलेंट्री कन्फेशंस, इस पे तो मेरा पूरा इलेबोरेट वीडियो है, आप इसको देख सकते हो। 24 to 28 वेरी इलेबोरेटली आई हैव डिस्कस्ड। सो जो भी इनवॉलेंट्री कन्फेशंस होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू बी टेकन as embodied in section 24, 25, 26, 27 seeks to serve both the objectives of reliability as well as voluntariness of testimony given in a custodial setting. कि when the person he is in the custody or maybe the person he is not in the custody, I refer to section 25 of Indian Evidence Act, तो जो भी involuntary हमारे confessions होते हैं उसके अगेंस्ट देयर इज अ प्रॉपर सेफगार्ड, कि उसकी रिलायबिलिटी के लिए हमारे पास प्रॉपर सेफगार्ड्स हैं। सो नाउ a conjunctive reading of 23 and 21 of Constitution of India along with the principle of evidence law leads us to a clear answer. We must recognize the importance of personal autonomy in respect such as the choice between remaining silent and speaking. तो उन्होंने कहा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को अलॉन्ग विथ हम पढ़े एविडेंस लॉ के प्रोविजन को, तो हमें एक बात समझ आती है, एंड व्हाट इज दैट थिंग, कि अ पर्सन ही इज हैविंग द चॉइस. It is not obligatory upon a person to make confessions. No, that is not the thing. So, an individual decision to make a statement is the product of a private choice. अगर आपको देना है कोई statement, it is a matter of your choice, and there should be no scope for any other individual to interfere with such autonomy. Basically क्या मीनिंग होता है autonomy का? To take your decisions, कि आपके decision making में किसी और का interference ना हो. So especially in circumstances where the person faces exposure to criminal charges and penalties. आई होप गाइज, अभी मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया है, आई नो इट इज वेरी टाइम टेकिंग, बट आप तो वीडियो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, सो इट इज बेटर कि हम चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलें. सो नाउ इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन that is on your screen. The Supreme Court in the judgment exerted above was examining the constitutional validity of the investigating techniques. तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेल्वी में कौन से आपने टेक्निक्स को चैलेंज किया था. अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करूं तो वो था कार्टी कालू ओगात. ये लैंडमार्क केसेस हैं. अगर आप खुद से प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो आई डू नॉट थिंक कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी. सो दैट इज व्हाई द आंसर इज 1. कंपेलिंग एन अक्यूज्ड टू सप्लाई डॉक्यूमेंट्स इन पर्सनल पोजेशन, ये कुछ था ही नहीं इसमें इशू. एंड कंपेलिंग एन पर्सन टू आंसर अ पुलिस इंटेरोगेशन, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इन इशू हेयर. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. सेकेंड हम चलते हैं. द टेस्टिमोनियल कंपल्शन ऑफ एन एक्यूज्ड इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अंडर द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सो गाइज आपको पता होना चाहिए एक्चुअली व्हाट डज अमाउंट टू टेस्टिमोनियल कंपल्शन. काठी गालू औकात में तो इसको बहुत क्लियर किया कि टेस्टिमोनियल कंपल्शन हम उसी चीज को बोलेंगे जब हम वो इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहेंगे एक्यूज से दैट इज विद इन द पर्सनल नॉलेज ऑफ हिम. This aspect also referred to in the above extract includes compelling a person to provide mental facts which can be withheld. So यहाँ पे ये C is the correct option कि आप जो भी मेंटल फैक्ट्स हैं, जो भी एक्यूज की पर्सनल नॉलेज है, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे सो वो भी टेस्टिमोनियल कंपल्शन में आता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, इस पे चलते हैं. The right under Article 23 of the Constitution being read with Article 21 as indicated in the above excerpt may lead to which of the following conclusions? The protection of accused from person from both physical deprivation of liberty as well as mental. Answer is yes, क्योंकि हमने mental privacy भी जाएंगे हम, और हमने इसको interlink भी कर दिया है 21 से. फिर दे आर सेइंग कि द प्रोटेक्शन ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन्स राइट टू ड्यू प्रोसेस दैट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ आर्टिकल 21 ओनली प्रायर टू अ फॉर्मल accusation being made against him, the presumption of innocence being a right of liberty. So all of the above is the answer. देखो गाइस, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें जा रही हैं. देखो यहाँ पे मैंने इस केस का रेफरेंस भी दिया था. सो दे आर ऑल्सो इन रैशनल. आप तो पूरा डाउनलोड कर सकते हो इसको बिकॉज यू हैव रजिस्टर्ड फॉर क्लैट पीजी, तो आप देख सकते हो. दे आर मेंशनिंग अबाउट दिस जजमेंट ऑल्सो. सो नाउ
Fourth, amongst section 24 to 27 of Indian Evidence Act, which provision would come closest to ensuring the value of reliability due to subsequent events as indicated in the excerpt above? So मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था कि सेक्शन नंबर 27 को हम ये भी कहते हैं confirmation by subsequent events. Why? Because पहले accused एक information देता है, एक statement देता है, and as a consequence of that information क्या होती है? रिकवरी होती है, डिस्कवरी होती है. अगर आपको ये इसका पूरा इलेबोरेट डिस्कशन चाहिए तो मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, पुलुकोरिको टाया वर्सेस किंग एम्परर इन डिटेल, क्वाइट डिटेल्स आई हैव एक्सप्लेन दिस, तो आप इसको देख सकते हो कि व्हाट वाज द इशू इन दिस जजमेंट. मूविंग फर्दर, Section 132 of Indian Evidence Act provides that a witness is not excused from answering a question on the grounds that the answer may incriminate him. बिल्कुल ठीक बात है कि अगर सपोज करो कि एक विटनेस है, हमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 132 इसका कब आता है एप्लीकेशन? एट द ट्रायल स्टेज. हमने बोला कि आपको विटनेस को कुछ आंसर देना है, तो विटनेस उसको मना नहीं कर सकता ओनली ऑन द ग्राउंड दैट द आंसर विल इंक्रिमिनेट हिम. इन सच केसेस द विटनेस मे बी कंपेल्ड टू आंसर अ क्वेश्चन. How is this compatible with the right against self-incrimination in the Constitution? क्यों? देखो, हमने यहाँ पे एक तो हमने अपना गोल किया कि yes, witness को truth बताना चाहिए, and whatever that is in the knowledge of a witness, he should be telling that. उसको वो चीज़ बतानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमने उस witness के लिए एक safeguard भी कर दिया. Now what is the safeguard? कि कोई भी prosecution नहीं होगा against that witness if he answers. So in section 132 provides that the answer given by a witness would not be used to prosecute them. क्योंकि अगर prosecution ही नहीं होगा, so that is how we are making the provision in conformity with Article 20, Clause 3. Moving further, sixth question that is on your screen, it says the interrelationship of rights in the Constitution has been understood to protect substantive due process. This in terms of investigative powers, practices would right against self-incrimination are protected as personal liberty rights. Yes, the right to mental privacy induces control over divulging testimonial information. तो दोनों ही aspect cover होते हैं. Both A and B is the answer here. Now, an accused person may voluntarily choose to undergo a narco analysis test and brain mapping test. The results of such test would be considered. तो guys, इस पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन मुझे देने की नीड है. देखो क्या हुआ था, सेल्वी जजमेंट का ये बिल्कुल डायरेक्ट रेशो क्या था कि अगर तो इनवॉलेंटरी है, इफ इट इज इनवॉलेंटरली, अगर आपका नार्को एक्सेट्रा इनवॉलेंटरी कराया गया, सो इन दैट केस ये किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पस. बट गाइज, अगर ये वॉलेंटरली हो जाए, इफ इट इज वॉलेंटरली डन, तो हम इसका सिर्फ किस लिए यूज कर सकते हैं? फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 27. अगर इससे कोई डिस्कवरी हो जाती है तो वी में रिलाई अपॉन दैट डिस्कवरी. तो ये डायरेक्ट रेशो है. An accused person may voluntarily choose to undergo a narco and brain mapping test. The result of such test would be considered. So, अब यहाँ पे वैसे तो ये it is inadmissible in evidence, but subsequent discoveries that may be proved. Subsequent discoveries को अप्रूव कर सकते हो. पहले शायद पहली स्लाइड में क्लियर नहीं था, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो. वैसे तो इट इज इनएडमिसिबल, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 27 स्टिल यू कैन यूज इट. Now, eighth question on the screen. Under section 25 of Indian Evidence Act, confessions made to a police officer cannot be proved. The test of who is a police officer under Indian law is. तो ये कैसे पता चलता है कि कोई पर्सन वो पुलिस ऑफिसर है या नहीं? तो इस पे काफी जजमेंट आ सकती हैं, जैसे इन्होंने इस जजमेंट का लिया इलियास वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स. क्योंकि गाइस हमेशा क्वेश्चन आया है कि क्या कस्टम अथॉरिटीज पुलिस ऑफिसर्स हैं. काफी जजमेंट में ये हेड किया गया कि कस्टम ऑफिसर्स दे आर नॉट द पुलिस ऑफिसर्स. वाई? हम पुलिस ऑफिसर उसको कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन भी करे,
और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट को भी फाइल करे बिफोर द मैजिस्ट्रेट. सो द पर्सन हु फाइल्स द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज कॉल्ड द पुलिस रिपोर्ट. हम उसको कहते हैं कि दैट पर्सन इज अ पुलिस ऑफिसर. अब अभी काफी ऐसा हो रहा है, जैसे अगर मैं एनडीपीएस एक्ट की बात करूं तो उसमें जो ऑफिसर होते हैं क्या वो पुलिस ऑफिसर होते हैं, या ईडी के जो ऑफिसर हैं क्या वो पुलिस ऑफिसर हैं. इसके लिए एनडीपीएस के लिए हमारे पास एक तूफान सिंह का जजमेंट भी है, उसमें इनको हेड किया गया कि यस दे आर दी पुलिस ऑफिसर्स. बट हम एक जनरल अप्रोच लेकर चलते हैं कि पुलिस ऑफिसर कौन होगा, जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An accused, when desirous of having their confession recorded, may be produced before a judicial magistrate for recording of such confession. Section 164 of Code of Criminal Procedure mandates that the magistrate shall ensure that the accused is having their confession recorded voluntarily. देखो, अगर हम investigation stage पर कन्फेशन को रिकॉर्ड कराना चाहते हैं बिफोर द मैजिस्ट्रेट, बिकॉज सेक्शन नंबर 26 भी यही कहता है, इफ द कन्फेशन इज गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट तो वो कन्फेशन आपका रेलिवेंट भी है एंड इट इज एडमिसिबल ऑल्सो. अब क्वेश्चन आता है कि मैजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी बनती है, कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैजिस्ट्रेट को इंक्वायर करने चाहिए. बट हमारे लिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज इज द मैजिस्ट्रेट नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर. तो द टाइप ऑफ कस्टडी फ्रॉम विच द अक्यूज्ड हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू देम, यस कि पुलिस कस्टडी में था. अगर इफ द पर्सन इज इन पुलिस कस्टडी, अगर आप पुलिस कस्टडी में होते हो तो मैजिस्ट्रेट आपको थोड़ा सा टाइम देता है फॉर रिफ्लेक्शन, सो दैट अगर आपके अगेंस्ट कोई ड्यूरेस एक्सेट्रा है, पुलिस का कुछ कंपल्शन है, तो आपको टाइम मिल पाए, उससे उस चीज को हटाया जा सके जो आपके माइंड पे इम्पैक्ट है. Whether the accused person has understood the nature of confession and its implication, yes, very right. Magistrate की ड्यूटी है कि वो accused को बताता है कि you are not bound to confess. अगर आप confess करते हो तो it can be used against you. ये एज एन एविडेंस आपके अगेंस्ट यूज होगा. और कन्फेशंस की अच्छी खासी रिलायबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है. Whether the accused has been subjected to torture, threats, inducement, asking them to make confession, this is also very relevant. So एक ही option बचता है, the nature of the crime and the accused person's role in the crime, that is not the relevant thing to inquire. Lastly, statements made to police officers during an investigation are covered under 161. तो जो भी आप statements देते हो पुलिस को, उसको हम 161 में करते हैं. लेकिन सेक्शन नंबर 162 उसका एविडेंशियरी यूज बताता है कि जो स्टेटमेंट्स को राइटिंग में रिड्यूस किया गया, उस स्टेटमेंट का क्या क्या यूज हो सकता है. इट कैन बी यूज फॉर डाइंग डिक्लेरेशन और 27. डाइंग डिक्लेरेशन इज 30:1. गाइस, इस पे मेरे बहुत इलाबोरेट वीडियोस हैं, प्लीज रीच आउट टू द वीडियोस. अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर, तो आप मेरे वीडियोस की हेल्प से उसको कवर कर सकते हो. देन फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन 145. और अगर विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, सो इन दैट सिनेरियो द प्रोसिक्यूशन can also use these statements to contradict, because in when the witness he becomes hostile, prosecution को ये authority मिल जाती है कि वो he can ask the questions in the nature of cross examination. तो यहाँ पे they are not allowing the cross तो नहीं है, but yes contradiction is allowed. Contradiction. सो गाइज, ये हमारा पूरा ओवरऑल था. थैंक यू सो मच. थैंक यू की स्लाइड ऐड नहीं कर पाई हूँ मैं, बट ठीक है. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आउट द वीडियोज. एंड ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर क्लैट पीजी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता हो कि जो भी सैम्पल पेपर आया है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को, किस टाइप के जजमेंट्स को दे आर फोकसिंग अपॉन. सो थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर videos like this. Take care.